Hello, good morning to all of you, dear my students. Today we are start the दैनिक जागरण एंड देना। आप लोग जानते हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी करने में कितने आपको इम्पोर्टेंस न्यूज को ध्यान में करना पड़ता है, कौन आपके लिए इम्पोर्टेंस है और कौन आपको इम्पोर्टेंस नहीं है। हालांकि इसको आप देखना है कि आज हम बात करेंगे ओनली इम्पोर्टेंस न्यूज जो है, जो करेंट अफेयर है, जो हमारे इंटरनेशनल मामला है, जो अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसके खिलाफ जो बातचीत होती रहती है, इसके लिए आपको नोट्स बनाना है। आप जानते हैं कि एक करेंट अफेयर का रोल जो होता है, आपको प्रीलिम्स एग्जाम हुए, मेंस और इंटरव्यू, ये तीन ऐसी स्टेज है जहां पे आपको करेंट अफेयर की अहम भूमिका अपने निभाती है। इसीलिए आप इसे अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे, तभी आपकी तैयारी बहुत, इसमें गागर में सागर, आप जानते हो ना, आप अपने आंसर में उसी हिसाब के गागर में सागर का काम करेगा आपका करेंट अफेयर। और करेंट अफेयर का नॉलेज आपको कहीं एक दिन में नहीं मिलेगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं जो कि वह एक बुक में ही सभी एक साल का जो करेंट अफेयर जो होते हैं वो आप उसमें अपडेट कर देते हैं, लेकिन जब आप उस किताब को अपने पास लाते हैं पढ़ने के लिए, जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्लियरिटी थॉट नहीं मिल पाता है। उसका कारण यह है कि आप अपने जो एक न्यूज़पेपर जो होता है आप उसको पढ़ते नहीं हैं। जब तक आप अगर न्यूज़पेपर को आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं तो इससे यह पता चलता है कि आप करेंट अफेयर को अपने टॉपिक जो भी है उससे किसी भी क्वेश्चन के साथ में रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको सबसे बड़ी है न्यूज़पेपर आपको पढ़ने की जरूरत है। हालांकि मैं इस बात को मैं एक बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के आतंकी के प्रेम पर जम के जयशंकर जी, जो आतंकवादी का जो मुद्दा है, ये आपको बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है। ताकि इसमें ये एक चीज करना चाहिए कि जो भी आतंकी के मामला है भारत ने बहुत अच्छे से उठाता है और यूरोपीय देश को भी उठाना चाहिए। इसमें यह भी चीज देखा गया है कि अभी जो ऑस्ट्रिया में एक राष्ट्रीय जो टीवी चैनल था उसमें जयशंकर जी ने अपने बात बताते हुए पाकिस्तान को आतंकी के लिए उसे आगे ना बढ़ाने के लिए ये संदेश दिए हैं कि आतंकवाद के खिलाफ उनको भी आगे ना बढ़े। जहां तक की बात है आतंकवाद को अच्छे से उसे खत्म करने की जरूरत है एवरीडे, उसके लिए प्लान बना करके। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के तरफ से जो बोला गया है, जो आतंकवाद का जो नीति है, उस नीति को सभी देश को खतरा है। हालांकि इस हिसाब से आप देख सकते हैं जो खतरा है वो सबके लिए है, एक इंडिया के लिए नहीं है और दूसरे कंट्री के लिए नहीं है, लेकिन ये सबके लिए है। इस पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी ओर बात ये कहते हैं कि हमेशा से पाकिस्तान के ही जो एक आतंकवादी टैग है वो मिला हुआ है। ऐसा क्यों? इस विषय पे पाकिस्तान के जो भी राजनेता है और वहाँ के जो भी युवा है, इस पर उनको विचार करना चाहिए कि किसी दूसरे देश को आतंकवाद के खिलाफ या आतंकी का टैग उसे नहीं मिला है और हमारे देश के ही क्यों इस मिला गया है। आखिर इस पर दोनों को विचार करते हुए जो पाकिस्तान के लिए होना होगा वो उनको फैसला करना चाहिए, जो आने वाले फ्यूचर में भी उनको ये देखने को मिलेगा। अगर बात कर लेते हैं चाइना, तो हमारे बीच में ऐसा हुआ है कि चाइना और इंडिया के बीच में समझौता हुआ है, लेकिन कुछ भी पाकिस्तान चाइना की तरफ से इस बात को मानने के लिए इनकार कर रहा है और हमेशा उससे ये चीज देखा गया है कि उस बात को उल्लंघन करते हुए पाया गया है, जो कि सीमा विवाद से रिलेटेड मामला है, जो कि भारतीय सेना सैटेलाइट से इसके बारे में पता चला है कि जहां पे जिस एलओसी पर पाकिस्तान और भारत की तरफ से जो समझौता हुआ था उसे उल्लंघन पाकिस्तान चीन करते हुए यह अपना
रुतबा जो है वो ड्रोन ने दिखा दिया है, जो कि भारत सरकार इसको बहुत अच्छे से ड्रोन के माध्यम से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए जयशंकर जी अपने बात को रखते हैं। इसीलिए अगर किसी भी चीज पर एग्रीमेंट होता है तो उस पर अमल करने की जरूरत है दोनों देश का। उसके बाद हमारा जो भी आतंकवाद की गतिविधि है इस पर रोक लगाने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि बार बार भारत इसे बोलता है, तो अब केंद्र के तरफ से भी इसे सख्ती से अब इसे निपटना जा भी सकता है। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि कैसे हमारा रिलेशन जो है वो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना और भारत के बीच में चल रहा है। आखिर की इसमें एक सॉल्यूशन आपको बताना पड़ेगा कि अगर ये दोनों कंट्री के बीच में चल रहा है जो हमेशा से, इसके सॉल्यूशन पर क्यों नहीं पहुंचा? आप इसको सॉल्यूशन पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी न्यूज है आपके पास में, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आपका रक्षा मंत्री दो टुक भी आप समझा दिए हैं, या किसी भी कंट्री को अगर उसमें भी आप देखेंगे जो कि यूरोपीय देश भी है, वो भी देश जो कि किसी बात तो अच्छे करते कि हाँ मैं भी आपके साथ हूँ आतंकवाद के खिलाफ, और फिर पीछे जाकर के कुछ और उनका प्लान हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि यूरोपीय देश को भी एक साथ आने की जरूरत है। अगर यूपीएस देश जो है, जो यूपीए सदस्य देश जो भी है, और वह ये सोचते कि नहीं ये हमारे बीच खतरा नहीं है, तो ये गलत है। एक दिन खतरा उन पर भी आएगा। इसीलिए इसको सभी को आगे आकर के काम करना चाहिए कि आतंकवाद की समस्या किसी भी नागरिक को अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं, कहीं भी दर्शन करने जाते हैं, उन्हें आसानी से कर सकते हैं दर्शन या अपनी यात्रा बिना डरे। दूसरी बार ये जो करेंट अफेयर में एक आया है कि हमारे जो भारतीय सेना है, नौसेना है, वो सभी हमेशा अलर्ट मोड पे रहती है। और हमारे रक्षा मंत्री ने दो टुक भी समझा दिया कि अगर कोई भी देश हमारे ऊपर युद्ध थोपा गया, यानी कि अगर उसके तरफ से युद्ध लड़ने के लिए उस्काया गया, किसी भी बॉर्डर रिलेटेड हो या किसी तरह से भी हो, तो वो ये ना भूले कि भारतीय सेना तब जाकर के अलर्ट रहेगी। क्योंकि आपको अभी 2023 आ गया है, 2022 में से ही और उससे पहले भी भारत का जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे एजेंसियां है और जो हमारे सिक्योरिटी करते हैं जो भी, वो सभी अलर्ट मोड पे रहते हैं 24 आवर। इसीलिए इंडिया को हल्के में लेना ना भूले कोई भी देश। हमेशा इंडिया पहले वार नहीं करता है, लेकिन अगर कोई अटैक करता है तो इंडिया उसको छोड़ता भी नहीं है, इस बात को ना भूले। दूसरी बात है कि आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि डिजिटल ब्रिज के चीन ने दिया संदेश, यानी कि अभी एक और बात है कि रक्षा मंत्री तो ये बात अपने बयान में रख कर दिए थे, लेकिन इसमें ब्रिज उद्घाटन के लिए ब्रिज जो बन रहा है इसके बारे में यह बताए थे कि किस हिसाब से कैसे जो बनेगा उसमें और कितना लागत आएगी, इसके हिसाब से कुछ इंफॉर्मेशन दिए थे। और अरुणाचल प्रदेश आप जानते कि हमेशा से वह चीन चाहता है कि वहां पे कैप्चर कर ले, लेकिन हमेशा वहां पे अरुणाचल प्रदेश और विस्तारवादी चीन के नीति से हमेशा तनाव बना रहता है। दूसरी पॉइंट में मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके सामने आपको याद होना चाहिए कि
हमारा रिलेशन जो है भारत और चीन के बीच में सही नहीं है और पाकिस्तान के बीच में तो और सही नहीं है। लेकिन तालिबान भी एक ऐसे राज्य बना है, देश बना है उधर, जो कि आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि 1971 में जो एक वॉर हुआ था, जो पाकिस्तान का जो भी सैनिक था उसे घुटने पर टिका दिए थे, जो कि इंडियन आर्मी, और जो भी उनके जो शेष सैनिक बचे थे उस सैनिक को अपने हस्ताक्षर करके और अपने सरेंडर करवा दिए थे, जो भी अपने अंडर में 1971 में। लेकिन हालांकि आप जानते हैं कि तालिबान का जो शासक है वो जब वहां पे अफगानिस्तान को तालिबान जब बनाया गया था तो उस समय बहुत तेजी से यह बात वायरल हो रही थी कि अब भारत के ऊपर इसका जम के असर पड़ेगा। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि भारत पर इसकी असर नहीं पड़ सकता है और नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे भारत के पास इस हिसाब से कूटनीति है कि इसके मद्देनजर रखते हुए कोविड-19 में तालिबान के कुछ लोग, बहुत सारे लोगों के वैक्सीन की जरूरत था, जो कि लोगों की जान जा रहा था, तो हमारे भारत की तरफ से उन्हें मुहैया कराया गया था कि जान बचे तभी तो जाकर के आगे फिर भी लड़ाई कर सकते हो। लेकिन पहले था हमारे भारत का एक ही संदेश क्लियर था कि कोई भी देश हो उसे जान बचाना चाहिए अगर हमारे पास रिसोर्सेस है तो। इस हिसाब से तालिबान का जो शासक है वह बहुत अच्छे से समझ गया है कि हमें जो भी दुश्मन से लड़ाना चाहते थे वो दुश्मन नहीं है, वो हमारा अपना है। और इसीलिए तालिबान ने 1971 का एक फोटो दिखाते हुए पाकिस्तान को यह संदेश दिया है कि उस समय तो आप इंडिया के सामने सरेंडर किए थे, जो भी अपना था वो समर्पण कर दिए थे 1971 में। लेकिन अभी अगर तालिबान के तरफ से कुछ गतिविधियां अगर होती है उसमें सरेंडर क्या कुछ भी नहीं बच पाएगा। और इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तालिबान का जो शासक है उनका दशा और दिशा किस हिसाब से काम कर रहा है। और तालिबान के विदेश से संचालित मीडिया आउटपुट पर ये कसे शिकंजा, यानी कि तालिबान का जो मीडिया है उसमें इस चीज को दर्शाया गया है कि किस हिसाब से 1971 में पाकिस्तान के सैनिक जो है वो भारत के सामने समर्पण करते हुए, हस्ताक्षर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसे आप कूटनीति आप लगा सकते हैं दिमाग। और दूसरी पॉइंट में आप देख सकते हैं कि अगर रिलेशन और सिविल सर्विस में आपको रिलेशन बताना हो पाकिस्तान और इंडिया और चाइना या तालिबान, तो आप किस हिसाब से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो कि आप ऐसा काम कर सकते हैं जो तीनों देश या चारों देश के लिए फायदा हो, क्योंकि आप एक एग्जीक्यूटिव बनेंगे, वहां पे सभी के लिए फायदा हो। इस हिसाब के आपको एग्जामिनर को अच्छे से आपको इसके बारे में समझाना है। आगे की ओर अगर बात कर लेंगे, ईरान की निर्मित ड्रोन को यूक्रेन पर हमले तेज करने की तैयारी में रूस जेलेंस्की। आप जानते हैं कि दूसरी न्यूज जो है आपको, यूक्रेन और रशिया का करीब 1 साल हो चुका है और रुकने के नाम नहीं ले रहा है। इससे आप यह समझ सकते हैं कि
यूथ लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है और इससे किसी भी देश को फायदा नहीं होता है। जहां तक की बात है, इसे नुकसान ही होता है। हालांकि इससे आपको एक चीज समझना चाहिए कि इसे हमेशा सॉल्यूशन पर ही ध्यान देना चाहिए कि हम यूथ को किस हिसाब से उसको रोक सकते हैं। जो भी कंट्री है, जो भी राष्ट्र के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं, उनको यह जवाबदेही होती है कि किस हिसाब से इसे कम किया जाए। अगर मैं आगे की बात करूं तो इसमें यह भी बताया गया है कि कुछ पहले जो आपको एक पता था कि आतंकवादी के जो एफटीएफ के जो रेड लिस्ट में पाकिस्तान ने आ गया था, तो पाकिस्तान ने अपने जो फिर उसके लिए रणनीति बदला कि किस हिसाब से ग्रे लिस्ट में आना है। शायद उसका अपना पॉलिसी था, लेकिन उसकी अपनी पॉलिसी के बावजूद भी वो तो कुछ ऐसा काम किया जो कि ग्रे लिस्ट में आ गया, रेड लिस्ट से। लेकिन हालांकि हम बात करने जा रहे हैं नेपाल की। नेपाल ऐसी जो देश है, यह भी रेड लिस्ट में था, अब वह ग्रे लिस्ट में आ सकता है। इसके लिए अलग अलग तरह से आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाना चाहिए कि किस हिसाब से रेड लिस्ट में किसी भी देश को एफटीएफ करती है और किस किस वजह से वह देश फिर से ग्रे लिस्ट में आ जाती है। इसके आपको पहले से विचार करना है। कुछ इसका इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है, कुछ इसका इम्पोर्टेंस पॉइंट नहीं है, आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, इजराइल का जो राष्ट्रवाद जो मंत्री था टपल, उसने अभी दौरा किए थे तो वहां के जो लोग था वो अरब देशों ने ही उनके लिए बहुत बड़ी एक सभा और निंदा किया, जो इजराइल के लिए बहुत ही सही नहीं था। इसके लिए आपको ये सोचना था, इसका कोड देखना है कि किस हिसाब से और क्यों इसके लिए निंदा किया गया है, इसका फैक्ट क्या है और डिसफैक्ट क्या है, ये आपको समझने की जरूरत है। थैंक यू। आपका इस न्यूज को आपको एक तरफ से आपको अपना एक नोट्स बनाना है, फिर उसके बाद आप तब इसे अच्छे से फिर इसको रिपीट करेंगे और आप अपने को इसको बारे में फिर रियलाइजिंग करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाकर के आपको करेंट अफेयर के बारे में समझ आएगा कि इसमें क्या है और किस हिसाब से हम इसको काम कर सकते हैं। थैंक यू।